जिस दौर में आप पत्रकारिता में आए, 1980 का जो दशक है, आज पत्रकारिता को ये भ्रम है कि वो इस देश को चला रहा नहीं। सामान्यतया लोग ये मान के चलते हैं कि अगर छपा है तो गलत नहीं हो सकता। बदली इस सेंस में, क्योंकि जो सत्य हावी होता था पत्रकारिता पर, असत्य हावी होने लगा है और झूठ इतना ज्यादा हो गया है कि सत्य और झूठ के बीच जो है बहुत सारे लोग उसी में झूल रहे हैं। सवाल कुछ और होने चाहिए, सवाल कुछ और होते हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने सारे माध्यम देख लिए, मैंने रेडियो भी देखा, टेलीविजन भी देखा और स्वायत्त टेलीविजन में भी मैं 10 साल रहा, तो ये मानता हूँ कि आज भी अगर क्रेडिबिलिटी किसी मीडियम की है तो वो केवल प्रिंट की है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो है वो किसानों के बड़े भारी नेता रहे उस समय, और वो कई बार बहुत जगहों पर मुझे लेके जाते थे जहाँ कुछ अंग्रेजी में समझना होता था, बोलना होता था, तो मुझे ले गए। एक मीटिंग चल रही थी उनकी, तो उस मीटिंग के एक दिन पहले नवभारत टाइम में खबर छपी थी। शरद जोशी किसानों के बड़े नेता वो भी थे, तो उनकी खबर छपी थी कि शरद जोशी ने बीपी सिंह को अपना नेता माना। अच्छा, तो उसने बहुत सफाई दी, तो टिकैत ने उस पर मेज पे मुक्का मारा और बोला कि साहब जब छपा है तो गलत कैसे हो। 1992 में 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद ढहती है, तो आप वो सर्द रात में आप वहाँ होते हो? मैं पूरी रात रहा। तो उसकी वजह क्या थी कि मेरी गाड़ी भी भाग गई थी, ड्राइवर भी पता नहीं कहा, और चारों तरफ बिल्कुल बैरिकेटिंग हो गई। और मेरे पास ना एक जैकेट था बस, तो मैं एक साधु के यहाँ से कंबल लिया हूँ और कंबल लेके केवल घूमता रहा, वही लपेट के कंबल। आडवाणी जी ने वो किताब पढ़ी तो शायद उन्होंने आपको कॉल किया और उन्होंने अपने बारे में बताया कि जब वो पाकिस्तान में थे तो उनके घर में टेलीफोन हुआ करता था। बिल्कुल। लेकिन जब वो भारत में आए तो उनके पास किसी का टेलीफोन नंबर नहीं था। आप देखेंगे तो कुछ इतिहास पुरुष हैं जो आपको 1857 में याद आते हैं, लेकिन आपको अलीगढ़ का वो आदमी नहीं याद आता जिसने टेलीग्राम को तोड़ के और उससे तोप बनाई। सर, कृषि पे भी आपने इतना अच्छा, इतना लंबा काम रहा है। अभी क्या है आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो सबसे मजबूत कृषि मंत्री है, सबसे कमजोर कृषि मंत्रालय, इसके बाद कुछ नहीं है आज की तारीख में। आज बतरस में हमारे मेहमान बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 4 दशक से अधिक का समय आपने पत्रकारिता जगत को दिया है और पत्रकारिता जगत में आपने 4 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां छोड़ करके ज्वाइन किया, क्योंकि आपने पत्रकारिता की ताकत अपने कैरियर की बहुत शुरुआत में ही देखी। शुरुआत हुई जनसत्ता से, प्रभास जोशी जी का अखबार, और पत्रकारिता जगत में गुरु रहे हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार अमरकांत जी, जिनको साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार मिला और ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला। आपने एक बार जब सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया, पत्रकारिता जीवन के अनुभव लेने शुरू किए, तो आप इतिहास के विद्यार्थी भी बने, बनना ही था, क्योंकि बिना शोध के पत्रकारिता संभव नहीं है। और आपने जब शोध किया तो उस शोध को देखने के बाद जो आपने पुस्तक लिखी इंडिया पोस्ट पे, उसमें विपिन चंद्रा जैसे इतिहासकार भी उसे पढ़ के हतप्रभ रह जाते हैं। शोध के सिलसिले में आप भारत तो क्या पाकिस्तान भी गए और पाकिस्तान से आपने स्टोरीज भी की। पत्रकारिता का इतना लंबा चौड़ा अनुभव, मीडिया के सारे फॉर्मेट को आपने कवर किया। प्रिंट मीडिया से होते हुए आप रेडियो तक पहुँचे, रेडियो से टीवी, और आजकल आप यूट्यूब पे भी हैं। तो पत्रकारिता के जितने भी फॉर्मेट हो सकते हैं, सब में आपकी वही धमक है। और धमक की बात करें तो मुलायम सिंह यादव ने आपको बुलाने के लिए, लखनऊ से दिल्ली बुलाने के लिए एयरफोर्स का जेट भेजा। पुरस्कारों की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी ने आपको पुरस्कृत किया। और साहित्य जगत की बात करें तो आपकी पुस्तकें एनवीटी से प्रकाशित हुईं और उसके 1 चैप्टर 2 चैप्टर बच्चों के एनसीईआरटी के बुक्स में भी पढ़ाए जाते हैं। महाश्वेता देवी ने आपके लेखन को देखने के बाद ये कहा कि आप उन अनछुए पहलुओं को लिखते हैं जिन पे आमतौर पे लिखने की लोग जहमत नहीं उठाते। तो बतरस की महफिल में मैं स्वागत करता हूँ श्री अरविंद कुमार सिंह जी का। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो ये कि प्रिंट मीडिया का एक अलग ही असर हुआ करता था। वो दिन मुझे भी याद है कि जब अखबार के किसी पन्ने के किसी कोने में अगर छोटा सा भी नाम छप जाया करता था तो हम उसे बाकायदा सीजर से काटा करते थे और फाइल में लगा करके सजाया करते थे कि आज मेरा नाम उस अखबार के उस पन्ने पे, उस जगह पे छपा हुआ है। उस ज़माने से आपने पत्रकारिता शुरू की और अखबारों में भी प्रभास जोशी का जनसत्ता अखबार। तो सबसे पहले तो मैं आपसे वो अनुभव जानना चाहूँगा। देखिए, मैं इसको कहिए कि बड़ा सौभाग्यशाली रहा जी कि मैं पत्रकारिता में ऐसे दौर में आया
जबकि जिसको कहिए कि मैं 3 कालखंडों के अनुभव को हमने देखा। पहला तो ये कि प्रिंट मीडिया में मैं ऐसे दौर में आया जबकि टेलीग्राम जो है, फैक्स और ये सब आज के साधन नहीं थे। आपके पास सबसे तेज साधन होता था टेलीग्राम, जो कि कॉमन आदमियों के लिए 1857 के आसपास, उसके पहले खुला था, अन्यथा वो केवल सरकार उपयोग करती थी वो जी, है ना। और दूसरा जो है ये है कि प्रिंट में ये हिंदी का जो हिस्ट्री है, इस साल हम लोग 200 साल मना रहे हैं हिंदी पत्रकारिता का। लेकिन ये 200 साल तो पत्रकारिता का, हिंदी पत्रकारिता का इतिहास है। लेकिन अगर वैसे देखेंगे आप कि जब टेक्नोलॉजी आने लगी, थोड़ा टेलीग्राम और सुविधा मिली, तो वो 120-130 साल का आपको मिलेगा, अन्यथा एक लंबा गैप है। लेकिन प्रिंट क्यों ताकतवर है, उसकी वजह यह है कि मनुष्य ने जब संचार शुरू किया और लिखना सीखा, तो अक्षर जो है ना, अक्षर और सत्य के बीच का जो संबंध है ना, वो बहुत गहरा है, बहुत गहरा। आप मतलब मैं ऐसे बहुत सारे दिलचस्प घटनाएं मैंने देखी हैं, जाना है कि सामान्यतया लोग ये मान के चलते हैं कि अगर छपा है तो गलत नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे जो गुरुओं ने सिखाया उस समय, उन्होंने हमें कहा कि कबीर जी के राह पे चलो। यानी कबीरदास जी ने कहा, मैं कहता आँखन की देखिए, यानी आपको जो आँख से दिख रहा है वो दिखाओ। आँख से दिखने में बहुत सारे लोगों को असुविधा होती है, क्योंकि बहुत से लोग नाराज होते हैं, सत्ताएं नाराज होती हैं। तो लेकिन यह है कि आप जिस संस्था के साथ काम कर रहे हैं उसमें दम कितना है। मैं मतलब भाग्यशाली ये हूँ कि मैं जिन संस्थाओं के साथ मैंने काम किया वो कभी सरकारों से डरी नहीं। मैं अमर उजाला की बात में 12 साल रहा अमर उजाला में, और मैंने जो भी लिखा उसमें मुझे याद ही नहीं आता कि मेरा कोई ना छपा हो, ठीक है ना। सामान्यतः सरकार के खिलाफ ही लिखता था। अगर आप स्टोरी देखेंगे तो हैरानी होगी, आज भी हैरानी होती है बहुत लोगों को कि ये कैसे। तो मैं कहूँगा कि मेरा लिखने से भी ज़्यादा वो है कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिले जी जो साहसी थे, और उन्होंने मेरे साहस को बढ़ावा दिया। और जो कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब मैं आया जर्नलिज्म में जी, तो नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, प्रिंटिंग की भी नई टेक्नोलॉजी आ रही थी। और उस टेक्नोलॉजी के बाद भी मैं उस अखबार से जुड़ा, जो एक अखबार नहीं बल्कि आंदोलन था जी। जनसत्ता जो है वो अखबार नहीं था, उसमें जिसको आप ये कहिए कि उसकी जो शुरुआत हुई थी वो तैयारी के साथ हुई। प्रभास जी ने उस दौर के सबसे बेहतरीन लोगों को चुना था। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने भी अप्लाई नहीं किया था जी। मुझे आमंत्रित किया था कि क्या आप बनना चाहोगे, क्या बात, समझ रहे हैं। उसके पहले मेरा छपा था तो उन्होंने पूछा था। और उसके बाद से लेके केवल राज्यसभा टीवी, जिसमें मेरे एक मित्र हैं फिरोज नकवी, उन्होंने भरा था जी जी। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी जिसमें मैंने कभी आवेदन किया हो, ऐसा कभी याद नहीं है ना। अमर उजाला में भी ऐसे ही था, उन्होंने बहुत दिन से 1 साल 1.5 साल हो गया था। फिर हमारे बहुत वेलविशर हैं चिदानंद मिश्र, उन्होंने इंटरव्यू किया, अरे भाई क्यों नहीं ज्वाइन करते। तो ऐसे किसी भी अखबार में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी, समझ रहे हैं, जिसमें उन्हीं लोगों ने कहा। फिर मैंने सोचा कि क्या चेंज करने पे मैं जो लिखता पढ़ता हूँ वो छपता रहेगा। जब मुझे कहीं ऐसा लगा कि उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ तो किया। तो ये कह रहा हूँ कि अब जो है ना, पिछले बार जब ये संचार और सूचना क्रांति की जब आप बात कर रहे हैं तो इसके बाद चीज़ें बदली हैं। बदली इस सेंस में, क्योंकि सत्य जो है, जो सत्य हावी होता था पत्रकारिता पर, असत्य हावी होने लगा है। और झूठ इतना ज़्यादा हो गया है कि सत्य और झूठ के बीच जो है बहुत सारे लोग उसी में झूल रहे हैं, जैसे त्रिसंग के लिए कहते हैं ना, तो झूल रहे हैं। और इसीलिए ये जो पूरा समाज में जो कन्फ्यूजन है, जो फ्रस्ट्रेशन है, ये इसके पीछे एक बड़ी वजह यही है कि सवाल कुछ और होने चाहिए, सवाल कुछ और होते हैं तो प्रिंट। लेकिन इसके बाद भी मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने सारे माध्यम देख लिए, मैंने रेडियो भी देखा, टेलीविज़न भी देखा, हाँ, और वो जिसको आप कह सकते हैं कि सरकारी या स्वायत्त टेलीविज़न में भी मैं 10 साल रहा। तो ये मानता हूँ कि आज भी अगर क्रेडिबिलिटी किसी मीडियम की है तो वो केवल प्रिंट की है।
उसकी एक बड़ी वजह है कि उसकी जो एक संस्कार है उसके, उस संस्कार में कोट इन कोट में ये है कि छपा हुआ असत्य नहीं हो सकता। असत्य नहीं हो सकता। तो इसी में मैं एक कहानी, एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं तो प्लीज याद आएगा आपको, मतलब वो लोगों को अच्छा लगेगा। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो है वो किसानों के बड़े भारी नेता रहे उस समय। तो 1989 में बोट क्लब पर एक बहुत बड़ी रैली हुई जिसमें 8-10 लाख किसान आए, पूरे देश भर के जितने किसान संगठन थे। तो उसके पहले मेरा उनसे बहुत अच्छा संपर्क था क्योंकि अमर उजाला में काम करता था। तो अमर उजाला पूरा इस बेल्ट में जहाँ किसानों का आंदोलन था वहाँ था। तो और वो कई बार बहुत जगहों पर मुझे लेके जाते थे जहाँ कुछ अंग्रेजी में समझना होता था, बोलना होता था। तो मुझे ले गए, एक मीटिंग चल रही थी उनकी। तो उस मीटिंग के एक दिन पहले नवभारत टाइम में खबर छपी थी, शरद जोशी किसानों के बड़े नेता वो भी थे। तो उनकी खबर छपी थी कि शरद जोशी ने बीपी सिंह को अपना नेता माना। अच्छा। तो चौधरी साहब ने कहा कि भाई हमारा संगठन राजनीतिक है, हमको किसी पॉलिटिशियन से लेना देना नहीं, और आप तो ये बीपी सिंह को नेता मान रहे हैं, तो ये तो आपसे नहीं बनेगी, आप तो बाहर करते हैं, हम लोग निष्कासित करते हैं आपको। अच्छा। आप सोचिए कितना बड़ा वो आदमी। तो उसने बहुत सफाई दी। तो टिकैत ने उस पर मेज पे मुक्का मारा और बोला कि साहब जब छपा है तो गलत कैसे हो सकता है। क्या बात। तो आप ये सोचो, एक आदमी जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, साइन करने के पहले भी दा लिख के महेंद्र सिंह टिकैत लिखता था, यानी जैसे कि वो साइन ही सिखाया हुआ। वो आदमी ये कह रहा है कि अगर छपा है तो गलत कैसे हो सकता। तो आप एक सोच रहे हो जनमानस में छपे हुए को, क्योंकि आप बच्चों की जो टेक्स्ट बुक है, आपकी जो किताबें हैं, वो क्यों है? क्योंकि हम जब एक किताब लिखते हैं ना तो उसको 10 बार क्रॉस चेक करते हैं कि कोई चीज़ गलत तो नहीं है कहीं, है ना। तो ये जो मैंने प्रिंट इसलिए सरवाइव कर रहा है क्योंकि हम बच नहीं सकते। जैसे मैंने गलत लिखा तो उसकी 20 फोटो कॉपी हो गया, अरे साहब ये तो गलत आदमी है। गलत। आप टेलीविजन पर आपके पास मौका है कि आपने वीडियो उड़ा दिया, जी, एडिट किया, ठीक है ना, वीडियो गायब हो गया, आपका पता ही नहीं चल रहा कि साहब आपने कहा भी था कुछ, ठीक है ना। आपके पास इसमें नहीं है मौका। इसमें तो अगर आपने गलत लिख दिया तो गलत है आपका। सर जी प्रिंट का जैसे अभी जो पत्रकारिता है उस पर फिर हम आएंगे ही। जी। लेकिन जिस दौर में आप पत्रकारिता में आए, 1980 का जो दशक है, चूँकि हम 40-45 साल पहले की बात कर रहे हैं, वो ऐसा दौर है कि 1980 के आसपास इंदिरा गांधी सरकार में आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का जन्म हो रहा है। और उसके बाद 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, और उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या होती है। फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। उसी कालखंड में अगर हम देखें तो श्रीलंका में IPKF हम भेज रहे हैं, और फिर राजीव गांधी की भी हत्या होती है। बीच में जो चुनाव आपने कवर किया, अमिताभ बच्चन का भी चुनाव, उनके संसदीय क्षेत्र में आपका आना जाना रहा। तो ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हम किस दौर की बात कर रहे हैं। ये वो दौर है जहाँ पत्रकारिता शुरू कर रहे हैं, और सबसे शानदार बात ये है कि इन सारी घटनाओं में जो आपकी भूमिका है वो प्रिंट पत्रकार की है, जिस वक्त उसकी धमक अपने चरम पे रही होगी मेरे ख्याल से, और आप लगभग सभी अखबारों में मुख्य धारा की चीज़ें लिख रहे हैं। तो एक बार अपने दर्शकों के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो जो 1980 का दशक है, आप कैसे काम करते थे, और तब से आज तक बहुत बदलाव हो चुके हैं। एक बार हमें ले चलिए 1980 के उस। नहीं, देखिए वो जो दशक है वो भारत की राजनीति के, भारत के समाज के, इन सब के बदलाव का दशक है। इसलिए क्योंकि उस दशक में एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जिसके बारे में अभी भी डिबेट होता है, राजीव गांधी। मेरा संयोग ऐसा रहा कि मैं उनके साथ बाहर भी गया, बहुत सारे जगहों पर गया, लेकिन मेरे साथ उनका जो एक तरह से कह सकते हैं कि एक ठीक ठाक संबंध जब बना, जो विपक्ष के नेता बने थे। उसके पहले नहीं बना क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होने पर टाइम नहीं होता। जी। तो वो दौर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस देश की जनता ने अपने मिजाज को बदला। कैसे बदला? क्योंकि 84-85 के बाद एक पहला आदमी आया जिसको ये लगा कि कंप्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको ये लगा कि हम IT में बहुत पीछे हैं, हम संचार क्रांति में बहुत पीछे हैं, है ना। और उसका बहुत मजाक उड़ाया गया, कंप्यूटर बॉय और क्या क्या, मतलब बहुत कुछ कहा गया। तो वो आदमी CDEC लेके आया, वो आदमी पेट्रोदा को लेकर के आया।
अगर वह व्यक्ति नहीं होता और यही राजनीति चल रही होती तो हम और भूटान में कोई फर्क नहीं होता संचार के मामले में। तो राजीव गांधी ने पहली बार आकर के ये सोचा कि नीति बदलनी चाहिए, नीतियाँ बननी चाहिए, बदलनी चाहिए, शिक्षा नीति नहीं। नेहरू जी के पीरियड में अगर आप देखेंगे तो दौलत सिंह कोठारी आयोग बना। ये इन्होंने सोचा कि नहीं, अब समय बदल गया, शिक्षा की एक नई नीति बननी चाहिए, संचार की नीति बननी चाहिए, आदिवासियों के लिए नीति बननी चाहिए, तो ताकि उस नीति पर काम हो। तो ये सारी जो चीज़ें हुई, लेकिन इसके बाद भी जो जर्नलिज्म है, जो और बाकी जो चीज़ें हैं, जब आप कैसे बदलती है। आज पत्रकारिता को ये भ्रम है कि वो इस देश को चला रहा, नहीं, ये तकनीक ने उनको नज़दीक पहुंचाया। क्योंकि जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास 80,000 टेलीफोन थे, वो भी राजाओं और महाराजाओं के यहाँ लगे थे, ठीक है। आज हमारे पास 120 करोड़ मोबाइल फ़ोन हैं, बात समझ रहे हैं। 90-92 करोड़ लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, यानी वो यूज कर रहे हैं ना। तो आज आपकी रीच बढ़ गई है। तो ये रीच बढ़ना नहीं, आप रीच वो है, तो आपकी ताकत नहीं है, वो ताकत तकनीक की है। तकनीक नहीं थी, इसके बाद भी मैं बताऊं आपको, ये जो राजा मान सिंह की हत्या जब हुई, उस दिन जनसत्ता को पहले पेज पर छापना पड़ा, और आपको भी कभी याद नहीं आ रहा होगा कि और नहीं मिल बांट के पड़ी है। यानी अखबार को ये कहना पड़ रहा है कि हम और छाप ही नहीं सकते, आप जितना ले रहे हैं हम छाप नहीं सकते, अब आप मिल बांट के जनसत्ता को पढ़िए, क्योंकि हम इससे ज़्यादा नहीं छाप सकते। प्रभास जोशी खुद अपील कर रहे हैं, प्रभास जी ने खुद अपील की है। दूसरी चीज़ ये रही कि प्रभास जी, देवप्रिय अवस्थी से लेकर के वहाँ जगदीश उपासने, जो लोग रहे, केवल हिंदुस्तान में आपको अकेला अखबार हिंदी का मिलेगा जिसमें आप शुरू से और आखिर तक, मैं आपको बताऊं, मुझे आप हैरान होंगे कि मेरी 40 पेज की रिपोर्ट को सिंगल कॉलम में छापा गया है। क्या बात है। मतलब इतनी एडिटिंग कहीं होती हो, मतलब एडिटिंग, री एडिटिंग, है ना। तो उसमें जो डेस्क थी ना, बहुत ही प्रोमिनेंट डेस्क थी, जो कि अब ख़त्म हो गई। ये जो है ना, इन्होंने तो अब तो जो नई जर्नलिज्म आ रही है उसमें तो 25-26 आदमियों में, जिसमें बांधने वाले भी शामिल हैं, एक यूनिट शुरू हो रही है जो है। मुझे खुद अनुभव है कि अमर उजाला के जो अलीगढ़ का एडिशन छपा, तो हमारे प्रोवाइटर ने बताया कि केवल 25 आदमी काम करते हैं नए एडिशन में, क्योंकि सैटेलाइट है, आपको पूरा का पूरा पेजेज ट्रांसमिट हो जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो आपको एक यूनिट शुरू करने के लिए 400-500 आदमी चाहिए था। दूसरा जो हुआ कि अब जर्नलिज्म बदली कैसे है। आखिर डोरीलाल अग्रवाल जिन्होंने अमर उजाला शुरू किया, वो डरते नहीं थे किसी सरकार से, है ना। खुद जो है बड़ों, आप किसी भी अखबार को ले लीजिए जो है, वो डरते नहीं थे सरकार से। इसलिए नहीं डरते थे वो लोग, जितने भी आप 60 के पहले के जो प्रोपाइटर हैं, क्योंकि उनके पास कुछ और नहीं था अखबार के अलावा, केवल अखबार था। गोयनका के पास केवल अखबार था, लेकिन विवेक गोयनका के पास ऐसा नहीं है, सरोज गोयनका के पास भी ऐसा नहीं है। ये लोग पैसे के, ये लोग कॉरपोरेट दुनिया में शामिल हुए, है ना। किसी के पास चीनी मिल है, किसी के पास कुछ और है, तो ये सरकारी एजेंसियों के टैप में आ गए। बात समझ रहे हैं। तो सरकारी एजेंसियों के टैप में आ गए, सरकार जैसा चाहती न चाहती है। आप देखिए ना, जो बंदर का जो नाच होता है। तो सर हम ये समझें कि आज का जो प्रिंट मीडिया है उससे सच की उम्मीद हमें करनी चाहिए, नहीं करनी? नहीं, सच तो देखिए क्या है कि सच एक ऐसे दिए की तरह है जो फ्लड लाइट भले न बने, लेकिन घने अंधेरे में जो है एक छोटा सा दिया भी हाँ बहुत रोशनी देता है। तो सत्य जो है कभी ना, मतलब जैसे होता है ना, अखंड ज्योति जलती है, ठीक है ना। तो मतलब वो दिए जल रहे हैं। सत्य एक अखंड ज्योति है जो कभी मिट नहीं सकता, जो है ना। दिए हैं सर जो जल रहे हैं। और दिए हैं, जलेंगे, और उन्हीं का इतिहास बनेगा। क्योंकि देखिए क्या है कि आप एक नदी जिसको जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ठीक है ना, रोज बह रही है, रोज चल रही है आगे, पता नहीं कितने लोग जा रहे हैं, लेकिन इतिहास वापसी का बनता है। इतिहास हमेशा, इतिहास इसीलिए करोड़ों लोगों का इतिहास नहीं होता, चंद लोगों का होता है जो काम कर रहे होते हैं। आज विद्यार्थी जी की क्यों याद करते हैं, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को क्यों याद करते हैं? इसलिए नहीं याद करते कि वो संपन्नता का शिखर थे, वो बेचारे गांव में जाके रहते द्विवेदी जी, ठीक है ना।
और गणेश शंकर विद्यार्थी ने तो बहुत ही मैंने कठिन जीवन बिताया। मैंने इलाहाबाद में देखा कितने बड़े राइटर्स को, शैलेश मटियानी रहने को ठीक से घर नहीं था, मार्कंडे जी को देखा, नीलकांत जी को देखा, सबको बहुत, इवन महादेवी जी के पास जब भी जाता था मुझे डांटती थी, अरे भाई तुम पढ़ाई नहीं करते, जब देखो तुम पहुंचे रहते हो, फिर तुरंत खिलाएंगी चाय ले। हमने उन लोगों को देखा जिनसे फोन पे टाइम नहीं लेना होता था, हम जाते थे तो मिल के आते थे, बड़े बड़े नाम। फिराक साहब को देखा, हमारे हॉस्टल के दिनों में 2 लोगों से मिलने कभी भी टाइम लेने, हमारे पास था ही नहीं कुछ टाइम लेने का। हाँ, प्रोफेसर स्कंद गुप्त जो सुबह मुदगल के पिताजी, वो, इसके अलावा जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी के बहुत नोटेड राइटर, हमारे हॉस्टल के पास रहते थे। फिराक साहब रहते थे, बहुत ही मशहूर हिस्टोरियन प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद रहते थे। ये मालूम है 1 किलोमीटर से कम में रहते थे ये लोग हमारे। तो हमने तो कभी टाइम नहीं लिया, और वो लोग बहुत प्यार से मिले, उन्होंने समझाया। तो प्रिंट ऐसा नहीं है, प्रिंट आज भी मैं बताऊं क्रेडिबिलिटी का जो लेवल है ना, प्रिंट सबसे ताकतवर है। मैं लगभग रोज 10, 12, 14 अखबार देखता हूँ, और उठा के देख लीजिए, इस देश का जो भी सोशल मीडिया का एजेंडा सेट होता है अखबार की किसी खबर से होता है, ठीक है। संसद में होने वाली बहसों का 80% टेलीविजन से नहीं होता, टीवी तो फॉलोअप करता है ना अखबार से, वो अखबार से होता। तो अखबार आज भी खत्म नहीं हुआ है। अखबार जैसे होता है ना कि कभी परतें, धूल की परतें चढ़ती हैं, तो मुझे लगता है कि पब्लिक में जो अवेयरनेस बढ़ रही है ना, आने वाले समय में जो जागरूकता अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो कंपेल करेगा सही रास्ते पर उतरने के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में फिर प्रिंट री एमर्ज हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। जी। आपका जो अनुभव है सर जनसत्ता का और प्रभास जोशी का, एक खास समय है जब जनसत्ता अपने स्टैंड को लेने के लिए जाना जाता था, और 1992 में 6 दिसंबर को जब बाबरी मस्जिद ढहती है, तो आप वो सर्द रात में आप वहाँ होते हो, और जो जितना मैं पढ़ पाया उसमें यह है कि जनसत्ता उन दिनों जिस तरह के आलेख लिख रहा था, जिस तरह की स्टैंड पे वो खड़ा था, तो एक बड़ा स्रोत मेरे ख्याल से आप रहे होंगे उस वक्त। और वो रात हमारे लिए तो सिर्फ अब वो कहानियाँ हैं, हमारी जनरेशन के लिए, हमारे बाद की जनरेशन के लिए, लेकिन वो 6 दिसंबर की रात आप वहाँ पे थे। मैं वो माहौल जानना चाहता हूँ कि वो कैसे, और वहाँ का उस वक्त कैसा सब कुछ था। देखिए, ये ताला खुला ना, उस समय तक जनसत्ता में था, मैंने किया था, ठीक है, उस पर। लेकिन जब ये घटना घटी है तो मैं अमर उजाला में आ गया था, और अमर उजाला में क्या था कि ईस्टर्न यूपी में कोई नेटवर्क नहीं था उनका। तो इस नाते आपको हैरानी होगी कि वो जो करस्पॉन्डेंट उधर के हैं ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उनमें से अधिकतम मेरे तय किए हुए थे उस समय, और अयोध्या में भी यही हुआ। तो उस समय क्या था कि अमर उजाला में हमें सहयोग करने के लिए हर एडिशन से एक आदमी भेज देते थे। तो हमारे पास टीम होती थी लंबी चौड़ी, ठीक है ना। तो करीब एवरेज हमारे पास 8-9 लोग होते थे हमारे साथ, है ना। तो जो अयोध्या के लोकल अखबार के पास भी जो टीम नहीं होती थी, उससे ज़्यादा टीम हमारे पास होती थी। तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे कि कौन क्या देखेगा। तो ये जिस दिन ये 6 दिसंबर की बात कर रहे हैं, उस समय हम, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 1 या 2 दिसंबर को पहुँच गए थे वहाँ, ठीक है ना। तो वहाँ का सारा वातावरण देख रहे थे, और जैसे होता है ना कि आप कहीं ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को बुला लें, तो उसमें बहुत सारे जो यंग बच्चे थे ना बहुत गुस्से में थे, क्योंकि वो बार बार कहते थे कि भाई ये आप लोग हमें बुलाते हो, फिर इसके बाद हवन पूजन करा के वापस कर देते हो। गांव में लोग हमें मजाक करते हैं हमारा, कि आप कुछ करोगे नहीं, केवल इसके नाम पे वोट लोगे, ऐसा ऐसा। अब 6 दिसंबर की जो घटना है, ये जो है आज की तारीख में अगर आप बात करोगे बीजेपी की किसी नेता से, तो खुद को क्रेडिट लेगा वो, जबकि सच ये है कि वो उससे उनका कोई लेना देना नहीं था। सच यही है, आप पूरा अगर उठा के देखोगे उस दिन के अखबारों को, तो इनमें से ये लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे। रोकते रोकते जब इनकी बात नहीं सुनी गई, अडवाणी की बात नहीं सुनी गई, उन्होंने बाकायदा पब्लिक अपील की है, नहीं सुनी गई। और लिब्रान आयोग की रिपोर्ट में भी ये सारी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो फाइनली वो खुद भाग गए। केवल एक आदमी था वहाँ जो बहुत ही उग्र
तेवर के भाषण दे रहे थे, उनके पास भी शब्द खत्म हो जा रहे थे, तो क्या बोलते थे कि फला बोले जय श्री राम, मजारे बोले जैसे क्या क्या बोलते थे वो। और सबको ये बोलते थे कि साहब ये जो भी ईंटें निकल रहे हैं ना, आप ले जाओ प्रसाद समझ के। इसीलिए जब मॉर्निंग जब हुई और लोगों ने देखा कि एक बड़ी सी इमारत गायब हो गई, बात समझ रहे हैं, और उसका जो मलबा था वो सीतामढ़ी तक पकड़ा गया है, क्योंकि उनका कहना ले जाओ ये प्रसाद है, ये समझ रहे हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि ये जब घटना घटी तो उस समय बहुत सारी मीडिया थी और मैं कुछ खाने के लिए गया था, तब तक भगदड़ वगैरह मची, पता चला कि ये अटैक कर दिया है कार सेवकों ने। तो ओरिजिनली वो महाराष्ट्र के लोग थे, मराठी लोग थे जिन्होंने किया था, और यूपी गवर्नमेंट कल्याण सिंह की थी, तो उन लोगों ने तय किया था वो गोली नहीं चलाना है। अब इसके बाद क्या, मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ कि मतलब इतना ज़्यादा उनमें वो था कि लोग जो है वे इसके बिजली के तारों को पकड़ के खड़े हो जा रहे थे, अंदर जा रहे थे, मतलब बिजली के चलते। तो वो कितने लोगों की वहाँ, अब मुझे याद नहीं आ रहा उस समय कि कितनी लोगों की उसमें मौतें हुई होंगी या जो हुआ। तो विनय कटियार और ये लोग सारे लोग तब एक्टिव हुए हैं जब उनको पता चला कि अब तो चढ़ गए, उतरने वाले नहीं। उसके पहले डोगरा रेजिमेंट का एक हेलीकॉप्टर मंडराया कि क्या कोई कमांडो वगैरह गिरा सकते हैं डोम पर। तो वहाँ देखा वो 2 लाख, एक 50,000 की आबादी वाले शहर में 2 लाख लोग आए हुए हैं भाई। 2 लाख लोगों को आप कैसे संभाल सकते हैं? तो एजेंसी ने कहा कि भाई ये नहीं हो सकता। तो आप ये समझिए कि जब ये अटैक शुरू हुआ और इनको पता चल गया कि नहीं, तो उस समय इन लोगों ने मीडिया पर अटैक किया, ठीक है ना। आप कभी इंटरनेट पे जाके देखिएगा, इस मीडिया पर पिछले सदी का सबसे बड़ा हमला है वो, क्योंकि कोई ऐसा पत्रकार रहा नहीं होगा जो पीटा न गया हो, और कोई फोटोग्राफर ऐसा नहीं होगा जिसकी रील न छीन ली हो। तो मुझे एक बड़े मशहूर फोटो जर्नलिस्ट हैं जगदीश यादव, वो आनंद बाजार पत्रिका और टेलीग्राफ के थे, उन्होंने रील मेरे जेब में डाल दी अपनी, जो बाबरी मस्जिद गिरने के समय की, और लोगों ने मुझे दौड़ा लिया उसके बाद। लेकिन संयोग ऐसा था कि उस समय जो आईडी मिली हुई थी ना, एक ऊपर टांगने वाली, तो वो मुझे आलपिन नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने नहीं लगाई थी। इसलिए जो कार्ड जिन लोगों के पास था, जिन्होंने आईडी लगाई हुई थी ना बाहर, वो सब पिटे हैं। इसीलिए बाद में प्रेस काउंसिल की टीम गई वहाँ, 50 कैमरे कुएं में मिले, करोड़ों रुपए का नुकसान मीडिया पर्सन को हुआ। वहाँ मैं पूरी रात रहा हुआ। उसकी वजह क्या थी कि मेरी गाड़ी भी भाग गई थी, ड्राइवर भी पता नहीं कहा, और चारों तरफ बिल्कुल बैरिकेटिंग हो गई। और मेरे पास ना एक जैकेट था बस, मेरी बंद गले की कोट, और 6 दिसंबर कितनी ठंडी होती है वहाँ, कोट जैकेट शॉल सब मेरा वो लेके चला गया, ड्राइवर भाग गया मेरा। अब मैं क्या करूँ, आप निकल भी नहीं सकते। तो मैं एक साधु के यहाँ, जो मेरे जानने वाले थे, उनके यहाँ से कंबल लिया हूँ मैं, और कंबल लेके केवल घूमता रहा, वही लपेट के कंबल, ठीक है। और इसको सरकार ने देखा कि जब ये पूरा एजेंसी खुफिया ये जो भी लग रहे हैं, सुबेरे के टाइम अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, आप सोच लो 4 बजे तक मैं रहा, मैंने यही सब देखा कि क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा। एक बाबा आचार्य धर्मेंद्र नाम के एक, वो माइक लिए हुए, उन्होंने पूरा जीवन भर की, जैसे ऐसा लगता था कि मतलब वो ऐसा भाषणबाज नहीं देखा मैंने कि उन्होंने माइक छोड़, दोपहर में 1 बजे के बाद से और सुबेरे 4 बजे तक भाषण देते रहे, वो कुछ भी देते रहे जो है। तो ये जो सुबह का था, जब आरएएफ ने टेक ओवर किया उसको, रैपिड एक्शन फोर्स ने, है ना, तो संयोग ऐसे थे जो ऑफिसर जिन्होंने कंट्रोल में लिया उसको, वो थे बीएम सारस्वत, क्योंकि मेरे जानने वाले थे। तो उनके आने के बाद तो उन्हीं की, उससे अगले दिन मैं जा कर के पहुँचा। लेकिन वो जो पूरा कालखंड है ना, मतलब उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको, अगर आप उसको जा कर के अखबारों को देखेंगे उस दिन सर। क्योंकि क्या हुआ कि हम वहाँ जा रहे हैं, उसके पहले इतनी सारी कहानियाँ, क्योंकि हम अपनी कहानी तो नहीं लिखेंगे ना, हम तो वहाँ की घटनाएं लिखेंगे। अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं तो क्या क्या लिखेंगे जो है। तो उस दिन की जो एक्चुअल कहानी है ना, उसके पहले की एक स्टोरी हमने ब्रेक की थी। रात में हम करीब 11:30 बजे अयोध्या से फैजाबाद जा रहे थे, तो हमने देखा गाड़ियों का एक काफिला चला आ रहा। हमने गाड़ी वापस मोड़ी, तो जो
एक जो ड्राइवर था उसने कहा, आप लग रहा मुख्यमंत्री आए हुए हैं। मैंने कहा तो मुख्यमंत्री आए तो खबर बनेगी। तो मतलब 5/6 दिसंबर की रात है ना, हम वहाँ गए तो वहाँ लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और शायद महाजन और कई लोग थे, बहुत से लोग थे, राजनाथ सिंह। तो मैंने इन सब लोगों से बात किया और रात में रिपोर्ट दी, जो ये इन लोग जो अमर उजाला में पहले पेज पे छपी है। तो ये जो घटनाएं हैं ना, ये देखिए क्या है कि हमने जो अपने आंखों से देखा वो सारी चीज़ों को लिखा, ठीक है ना सर। लेकिन एक दौर था जब आपका लिखा हुआ सेंसर भी हो जाता था। नहीं, सेंसर बिल्कुल होता था। देखिए मेरे उस समय प्रिंट में 2 घटनाएं मेरे साथ हुई जिसमें सेंसर हुआ। एक तो था जिसमें इलाहाबाद के दंगे पर अभी अच्युतानंद मिश्र जी पर एक किताब आई है, उसमें मैंने वो लेटर मेरा छपा है जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा इसलिए समाचार नहीं छपा है क्योंकि तुम्हारे टेलीग्राम सेंसर हो गए हैं। इलाहाबाद के दंगों पर नहीं छपा, मैं भेजता रहा, नहीं छपा। लेकिन उसके पहले जो घटना घटी थी ना, बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प ये थी कि हमने पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट उस समय दोनों एक साथ होते थे और उनका एक सीनियर सुपरिटेंडेंट जो था उसके खिलाफ मैंने एक रिपोर्ट लिखी। अच्छा। वो जनता में काफ़ी अच्छे से प्रमुखता से छपी और वो अधिकारी नाराज हो गए मुझसे। तो उन्होंने तय किया ना तो मेरा टेलीग्राम जाएगा दिल्ली और ना मेरी खबर जाएगी। अच्छा। अब जाने का तो आसानी से स्कैनिंग हो सकती है ना कि भाई आप दिल्ली में जनसत्ता के लिए जा रहा है, हो सकता है कुछ और लोगों की भी डाक इसी में सेंसर होती रही हो, लेकिन ये नहीं हुई। तो मुझे ट्रेड यूनियन के लोगों से ही पता चला कि मेरा दोनों सेंसर हो चुका है, इसलिए छप ही नहीं रहा। कई दिन में देखा, रोज देख रहा हूँ कि मैं भेज रहा हूँ और छप रही रहा जो है। तो मैंने जो है एक दिन सीधे प्रभास जी को फ़ोन किया। तो प्रभास जी ने फ़ोन, कहीं बिजी रहे होंगे, तो उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि मैंने आपका मैसेज नोट कर लिया, मैं दे दूंगा। तो दोबारा फिर फ़ोन होता नहीं था कि मैं दोबारा क्रॉस चेक करूं। फिर मैंने देखा 3 दिन के बाद कि फिर भी नहीं छप रहा है, ठीक है ना। तो फिर उस समय क्या हुआ कि उन लोगों की मदद से रेलवे मेल सर्विस में मेरी जो डाक थी, वो टेलीग्राम नहीं, मतलब टेलीग्राम से भी पहले वो भेज दे रहे थे वो। जब मैंने इवनिंग में, मतलब दिन में, आज अभी जैसे बैठा हूँ ना इस टाइम पर मैंने भेजा, तो अगले दिन मॉर्निंग में जनसत्ता में पहुँच जाती थी मेरी खबर। ये उन्होंने आरएमएस से किया था कि एक ट्रेड यूनियन के लीडर के पास कानपुर जाती थी, उसके बाद आगे वो अरेंज करता था कैसे जाएगी, है ना। तो फिर कानपुर में राजधानी वगैरह ये सारी गाड़ियाँ हैं, तो वो और अगला एक आदमी उन्होंने दिल्ली में तय कर रखा जो आके जनसत्ता में पहुँचा देगा, है ना। तो सेंसरशिप, देखिए सेंसरशिप बहुत पहले से ब्रिटिश एरा से चली आ रही है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन टेलीग्राम भी सेंसर होता है, ये होता है। तो ये चीज़ें जो है क्या, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ें बदली हैं, ठीक है ना। वो चीज़ें बदली हैं, लेकिन अब क्या है कि अब वो साहस की कमी आ गई लोगों में, है ना। तकनीक में आज आपके पास बहुत कुछ तकनीक में करने के लिए, कहने के लिए, लेकिन लोगों में साहस की कमी है पत्रकारिता में। इसलिए बहुत सारे जो मतलब इफ एंड बट खड़े हो रहे हैं। जी। टेलीग्राम के उस सेंसर ने लेकिन आपकी दिलचस्पी भारतीय डाक सेवा की तरफ लेकर के आई और आपने भारतीय डाक सेवा में जो शोध किया, फिर बहुत शानदार किताब आई और शोध के सिलसिले में आप पाकिस्तान भी पहुँचे। आडवाणी जी ने वो किताब पढ़ी तो शायद उन्होंने आपको कॉल किया और उन्होंने अपने बारे में बताया कि जब वो पाकिस्तान में थे, जबकि पाकिस्तान नहीं था, तो उससे उनके घर में फ़ोन हुआ करता था, टेलीफोन हुआ करता था। बिल्कुल। लेकिन जब वो भारत में आए तो उनके पास किसी का टेलीफोन नंबर नहीं था। हाँ बिल्कुल। वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही कि ये जो किताब है ना, ये टुकड़ों टुकड़ों में लिखी है हमने, और उसमें मैं अकेला नहीं, मेरे बहुत सारे मित्रों का योगदान है। किसी का फ़ोटो जुटाने में, किसी का कहीं कंटेंट जुटाने में, और एक मीडिया पर्सन होने के नाते देश के लगभग हर हिस्सों में मेरे जानने वाले मित्र लोग हैं। तो ये जो जब भी बात होती है मैं कहता हूँ कि भाई ये साझा प्रयास है। साझा प्रयास इसलिए है क्योंकि मुझे जो जो चाहिए था, जिसको भी मैंने बोला होगा, उन लोगों ने मेरी मदद की।
और ये भी उसमें ये था कि भाई एक पोस्ट पाकिस्तान, एक चैप्टर पाकिस्तान पोस्ट भी होना चाहिए। वो भी किसी सीनियर जर्नलिस्ट का सुझाव था कि भाई जब आप लिख रहे हो तो एक देश जो कि सैकड़ों सालों से आपके साथ ही रहा है और जो आप ही के संस्कार को लेकर के वो उस संत को आपको देखना चाहिए, हमें भी पता चलेगा कि वो कैसा बदले, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हुई। वो जो किताब है वो मतलब चूंकि मैंने कभी किताब लिखी नहीं थी, मैं तो मतलब अखबार में लेख लिखता था या जो है मैं रिपोर्ट लिखता था, तो किताब लिखने का कोई तजुर्बा नहीं था मेरे पास। इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते संकलन का मुझे तरीका मालूम था कि कैसे होना है, तो मैंने टुकड़ों टुकड़ों में चीज़ें संकलित की। और जिसको आप ये कहिए, लेकिन उसके पीछे जो प्रेरक थे ना वो इलाहाबाद में ही वहीं थे। और एक वहाँ के पोस्टमैन थे दयाशंकर शुक्ला जी। तो उस समय क्या हुआ कि मैं इलाहाबाद दोबारा जब एक बार गया तो उनके घर गया तो पता चला कि उनकी डेथ हो गई है और उन्होंने पेपर में ले रखे हैं। फिर मैं सिंसियरली उस पर लगा कि भाई ये, और जनेश्वर मिश्र जी उस समय संचार मंत्री बन गए थे जी, तो मुझे पढ़ाई के दिनों से जानते थे, तो थोड़ा वो काम आसान हुआ। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, जो अंग्रेजी राज के जो संस्थान उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, उनमें अगर किसी जर्नलिस्ट को देख लेना तो उनकी मानसिकता ये है कि अगर वाइट पेपर भी देना ना उनको, तो उसको अलट पलट के देखेंगे कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जो मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। ऐसा अंग्रेजी राज से चला आ रहा अभी भी। तो हमें पता था कि ये बहुत मुश्किल काम है, इनसे सहयोग लेना, ठीक है ना। तो खैर फिर भी जर्नलिस्ट होने के नाते हम जो चाहेंगे हमें पता ही करना होगा, तरीके हमें मालूम है कि हमें कहाँ से लेना, ठीक है, कर लिया उसको। तो इस किताब में जो शोध है सर, उसको भारत के मशहूर हिस्टोरियन विपिन चंद्रा जब पढ़ते हैं तो बड़े हैरान होते हैं वो। नहीं, देखिए वो मैं बताऊं कि उसमें उनका भी योगदान है, और उनका योगदान दूसरी एक और किताब जो उसका आई डाक टिकटों पर है, हिंदी में उनका आग्रह था। तो उनको हैरानी हुई जब महाश्वेता जी ने लिखा। उनको भी हैरानी हुई क्योंकि महाश्वेता देवी लिख दें तो महाश्वेता जी ने जिस हफ्ते लिखा है उस हफ्ते अचानक 4-5 हज़ार कॉपी वहाँ बिकी अचानक, है ना, जो भी हुआ। तो मैं गया तो उन्होंने बोला कि भाई ये कैसे विचार आया, क्या आया, और बहुत सारा चीज़ें। इसके पहले भी मैं एक बार मिला था उनसे, है ना, लेकिन उन्होंने संचार के बारे में बात की थी। उस समय पूछा कि भाई आपका 1857 और संचार पर, तो मैंने कहा कि उनको बताया, मैंने कहा देखिए 1857 और संचार ऐसा विषय है जिन पर भारत के इतिहासकारों ने बहुत ध्यान नहीं दिया, कम लिखा। उन्होंने व्यक्तित्व पर ध्यान दिया कि रानी लक्ष्मीबाई पर, वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे। आप देखेंगे तो कुछ इतिहास पुरुष हैं जो आपको 1857 में याद आते हैं, लेकिन आपको अलीगढ़ का वो आदमी नहीं याद आता जिसने टेलीग्राम को तोड़ के और उससे तोप बनाई, टेलीग्राम का वायर। सासाराम में केवल 2 जगहें ऐसी हैं 1857 में जिनमें टेलीग्राम को तोड़ा गया, तीसरी दिल्ली में है। सासाराम में उन लोगों ने मतलब कनेक्शन को कट कर दिया पेशावर से और कलकत्ता का, ठीक है ना, सासाराम में तार काट दिए। दूसरा तार काटने की घटना जो है वो हुई है अलीगढ़ में, ठीक है। तीसरा है कश्मीरी गेट का जीपीओ जो तार घर है, उसको क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन वहाँ से एक 50 वर्ड का टेलीग्राम चला गया अम्बाला, और वहाँ से अगर आप देखोगे तो 1857 इधर कुछ और है और उसके बाद कुछ और, यहाँ तक कि पंजाब के जितने बड़े राजा थे वो अंग्रेजों के साथ थे, उधर भी यही था। तो 1857 अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका बिहार का इलाका, मुख्यतः ये यहाँ इसलिए रहा क्योंकि ये जो टेलीग्राम है ना, तो मैं बोला कि ये टेलीग्राम है जो जिसको उसने कुछ क्रांतिकारियों ने, उनके बयान है, उन्होंने कहा कि हमारे लिए फांसी था, ठीक है ना। तो जो तार है ना वो, इसीलिए डलहौजी ने कहा था कि ये इंजन ऑफ पावर है ना, इंजन ऑफ पावर। इसीलिए अगर आप देखिए 1857 के बाद ब्रिटिशर ने 2 चीज़ों पर ध्यान दिया, रेलवे और तार, ठीक है ना। 1857 में केवल 400 माइल्स तार थे, ठीक है। तो विपिन चंद्रा जी का ये रहा क्योंकि वो इतिहासविद है, इतने बड़े हिस्टोरियन है वो, तो उनका ये कहना था कि भाई आप जर्नलिस्ट हो, आप लोगों को ये काम करना चाहिए
क्योंकि हम हिस्टोरियन एक अलग नज़रिए से देखते हैं चीज़ों को, और आप जर्नलिस्ट होने के नाते अलग, आप इतिहासकार नहीं हो सकते, लेकिन आप जो चीज़ें करोगे वो हमसे अलग होगी। उनका हमेशा ये कहना था, क्योंकि हम बिपिन चंद्रा जी का तो, लेकिन फिर उन्होंने ही कहा कि तुम ऐसा करो, अब तुमने एक बुक कर दी है, तुमको एक डाक टिकटों के इतिहास पर करना चाहिए। जो दूसरा है ना, डाक टिकटों में भारत दर्शन, वो उसमें उनके होने का एक सबसे बड़ा ये रहा कि हमारा जो किताब छपी है ना, वो A4 साइज में है। अच्छा। पूरी कलर, फुल कलर। तो वो किताब थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन उसमें क्या है कि पिछले 250 सालों के महत्वपूर्ण व्यक्ति, संस्थाएं, सबके उनमें, और उसमें मुझे भी मेरी समझ इसलिए बढ़ी क्योंकि अब मान लीजिए जैसे किसी एक पर्सनालिटी पर टिकट जारी हुआ, ठीक है ना, तो उसके बारे में आपको एक 6 लाइन में सारी चीज़ें देनी है। तो 6 लाइन में देने के लिए तो आपको कम से कम 600 लाइन पढ़ना होगा। जी। है ना, क्योंकि आपको तो वो इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज हो गया। तो ये इतिहास का एक बिल्कुल महत्वपूर्ण दस्तावेज हो गया, और मैं बड़ा, जिसको कहिए कि बड़ा आभारी हूँ। मैं तो चाहता था कि हमारा जो वो हुआ है ना, इसका रिलीज फंक्शन, उसमें आए, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, तो नहीं आ पाए वो, लेकिन नेशनल बुक ट्रस्ट की डायरेक्टर वगैरह आई थी। तो ये रहा कि मैं ये कह सकता हूँ कि उनका बड़ा स्नेह रहा, और सबसे बड़ा उसमें योगदान ये रहा कि हमारे मित्र हैं पंकज चतुर्वेदी, उन्होंने मेरा जीना दूभर कर दिया था कि कोई हफ्ता नहीं रहा होगा जबकि वो पूछे आप कितना लिखे NBT में, ये चैप्टर पूरा हुआ कि नहीं। तो मतलब वो उन्होंने, जैसे होता है ना कि आपको ज़बरदस्ती चढ़ाया जा रहे, नहीं आप करो, अरे भाई ये चैप्टर पूरा करो। और फिर उन्होंने एक दिन ये कहा मुझे कि भाई ऐसा है कि आप मुझे चैप्टर ही भेजते जाओ। फिर मुझे लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा, तो मैंने फिर एक टाइम तय किया, क्योंकि हमें तो काम होता था। तो खैर, लेकिन उस किताब से जो है ना, मैं बहुत संतुष्ट इसलिए हूँ, और उसको अभी रिवाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने, इन लोगों को लगता था कि पता नहीं ये किताब बिकेगी कि नहीं बिकेगी। आप हैरान होंगे कि पिछले वित्त वर्ष में भी 25,000 कॉपी बिकी। क्या बात है। 25,000। ठीक है ना। तो शुरू में तो लगातार बहुत बिकी, और ये NBT के बेस्ट सेलर्स में रही। ठीक है ना। तो और मैंने सीखा। आडवाणी जी का जो बात, आडवाणी जी ने प्रगति मैदान में किताब देखी थी, ली थी, पे मुझे बुलाया एक दिन। तो बुलाया तो मेरे बाद वसुंधरा राजे का आई हुई थी, और राजस्थान की चीफ मिनिस्टर थी। तो उनके जो सेक्रेटरी थे चोपड़ा साहब, उन्होंने बोला कि 4-5 मिनट से ज़्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि वसुंधरा जी वेट कर रही हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई बुलाया तो आप ही लोगों ने हमें, तो जैसा कहेंगे। तो फिर बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया जो मैं साझा करना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा, टेलीफोनों के बारे में तो जो आपने बता ही दिया, उसको रिपीट नहीं करूँगा। उनके फादर ऑफिसर थे, इसलिए वहाँ टेलीफोन था उनके पास। यहाँ उनके पास कोई नंबर नहीं था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कितने फ़ोन थे जब आज़ादी मिली। तो उनको बोला, हमने कहा कि सिडनी सिटी में जितने फ़ोन थे उतने पूरे हिंदुस्तान में थे, है ना, पूरे भारत में। और बाद में फिर उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया, क्योंकि यंगर जनरेशन जो कि आईडी ले गई और ले आई, और थोड़ी देर में फ़ोन एक्टिव हो गया, वो उनको समझने का मौका लगेगा कितना मुश्किल था। वो बेंगलुरु गए, तो चुनाव के दिन थे, तो उनके एक लोगों ने समझाया कि भाई RSS के एक आदमी है, वो चुनाव लड़ गए हैं अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ, तो आप मना करिए उनको। आडवाणी जी ने उनको बुलाया। तो उन्होंने कहा था, मैं 10-15 साल से टेलीफोन लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन लग नहीं रहा है। तो मुझे डिस्ट्रिक्ट टेलीकॉम मैनेजर ने कहा कि अगर आप चुनाव लड़ जाएं तो आपको जो टेम्परेरी कनेक्शन मिलेगा वो मैं आपको दे दूंगा, परमानेंट कर दूंगा। तो आप ये सोच लीजिए कि टेलीफोन हमारे देश में ऐसी वस्तु रही जिसके लिए चुनाव लड़ना पड़ता था आदमी, है ना। तो वो बोले कि यार ये टेलीफोन, और टेलीफोन ही था। आप जी, जब पहली बार ये रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री बने, तो उन्होंने कैसे इसका विस्तार हो, उसके लिए उन्होंने ओन योर फोन स्कीम शुरू की थी। इतना महंगा था टेलीफोन लगवाना ना, क्योंकि मतलब टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं थी, आपके पास साधन नहीं थे। तो ओन योर फोन में आपको गारंटी लेनी पड़ती थी। एक, पता नहीं आपने नाम सुना नहीं, स्वामी कल्याण देव,
वेस्टर्न पार्ट में काफ़ी संस्थाएं उन्होंने बनाई हैं। तो शुक्रताल वगैरह उनका बनाया हुआ है पश्चिम में। तो स्वामी कल्याण देव जी ने बहुत प्रयास किया। संचार मंत्री ने उनको कहा भाई अगर मोरना एक जगह है यहाँ, तो बोले मोरना में जगह कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज आपको खरीदना पड़ेगा 20 टेलीफोन का। तो आप सोचो कि एक्सचेंज का पैसा जमा करो तब जाके फ़ोन मिलना। तो ये जो दौर है ना, मतलब आप जो कहते हैं ना, मैं ये मानता हूँ, देखिए कुछ तकनीक ऐसी होती हैं, दौर होता है जब वो चलता रहता है। लेकिन ये जो 80 के बाद वाला ना, ये मैं नहीं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, इसके लिए वो दौर जिम्मेदार है कि इसने बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। उसी दौर में आपका जो रेडियो का अनुभव था इलाहाबाद में, तो आपने एक जल प्रदूषण को लेकर के आपने एक सीरीज ही चलाई वहाँ पे, बहता पानी निर्मला करके, और वो इतनी सक्सेसफुल हुई कि फिर मतलब आपने एक सभी लगभग भारत के प्रचलित नदियों पे वो सीरीज चलाई है। और इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू जो टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहाँ पे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का ही कोर्स चला। जी। और बाद में गंगा सफाई अभियान हुआ, और गंगा एक्शन प्लान की बुनियाद भी कहीं न कहीं उसका योगदान नहीं, वो भी एक संयोग ही है। संयोग इसलिए बना क्योंकि मैं बताऊं आपको कि वहाँ ये डिपार्टमेंट नया खुला था, मैं वहीं रहता ही था। तो वहाँ के जो एक साइंटिस्ट थे वो हमारे अच्छे मित्र रहे। तो उनके मार्फत मुझे पता चलने लगा कि भाई ये नदी फला, इसकी बड़ी बुरी हालत है, ये है। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुमको लिखना चाहिए, तुम्हें नहीं मालूम कि कितना खराब हालत हो रही है पानी की, पॉल्यूशन और इसकी बात लोग करते हैं। तो अगर आप जो उस समय तो पॉल्यूशन कोई इशू ही नहीं था। तो जो आनंद बाजार पत्रिका की एक पत्रिका रविवार निकलती थी, वो चर्चित थी, एसपी सिंह एडिटर थे उसके। तो मैंने पूरी तैयारी करके कि पूरे देश की नदियों की पानी की क्या हालत देश की, वो मैंने भेजा। और नया नया था तो थोड़ा लिखने में मुझे कि ये था कि मुझे हर चीज़ इम्पोर्टेंट लगती थी, तो मेरा लेख थोड़ा बड़ा हो जाता था। तो उन्होंने उसको एडिट करके छापा कि सावधान, जो पानी आप पी रहे हो प्रदूषित है। अच्छा, है ना। और वो एकदम ब्लैक नदी का एक पूरा काली नदी का एक जगह कहीं जहाँ हावड़ा में नाले वगैरह कहीं पड़ते होंगे, वो छापा मछलियों के इनके। तो वो जो उस दौर में रहा क्या कि वो भी राजीव गांधी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गंगा सफाई के बारे में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ। वो इलाहाबाद से ही शुरू हुआ, नीदरलैंड की महारानी आई, वो भी मैंने कवर किया उसको। तो वो एक्सीडेंटल है। तो जो रेडियो के जो डायरेक्टर थे वो वहाँ डॉक्टर मधुकर गंगाधर, तो मैं युवाणी में जाता था, वहाँ कहानी कविता ये सब जो है होता था। कोई कभी कोई मतलब बहुत अहिंसक टाइप के प्रोग्राम होते थे जो है कि अंतर्जातीय विवाह और भारत, इस टाइप का, मतलब जैसे है ना कुछ बड़े जिसको कहिए कि अहिंसक, हाँ, मतलब टाइम पास करने वाले जो है वो है ना, जिनमें आप जा रहे हैं, परिचर्चा हो रही है। तो उन्होंने एक दिन उन्होंने जनसत्ता में पढ़ा था मेरा, बोले अरविंद तुमने वो जो रविवार का पढ़ा था, उन्होंने बोला ऐसा नहीं कर सकते तुम कि जो देश भर की नदियां हैं उनके बारे में हम एक शुरू करें, गंगा से शुरू करते हैं। तो मैंने कहा सर शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मुझे रेडियो रूपक वगैरह लिखने का कोई, वो बोले वो हम लोग देख लेंगे, वॉइस ओवर वगैरह कर देगा कोई, आप इसको पहले अरेंज करो। तो मैं जो हमारे मित्र थे डॉक्टर साहब को मैंने बोला कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, बोले गंगा को करोगे जब तो उसके साथ सहायक नदियों को भी इसके बाद करते जाओ, कवर करेंगे। तो अभी मेरी किताब नेशनल बुक ट्रस्ट से आई है ना, भारत में जल परिवहन। अच्छा। तो वो भी इसी मतलब भारतीय डाक का हिस्सा ही उत्पाद इसलिए है क्योंकि उसमें पहले डाक विभाग के पास अपना एक स्टीमर सर्विस, ये सब चीज़ें होती थी। डाक जो है ना, बहुत सारी संस्थाओं को उसने जन्म दिया, डाक बंगला उसी से निकला है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, संचार की मात्र संस्था है वो, है ना। तो और उसने बहुत सारे प्रयोगों से, है ना, तो ये जो गंगा से लेकर के फिर जमुना को, इसको पूरे साल भर चलता रहा, बहता पानी निर्मला, है ना। ये नाम उन्हीं का दिया हुआ था डॉक्टर साहब का, लेकिन वो काफ़ी अच्छा। और उस समय क्या था कि अखबारों में छपता भी था। अच्छा, उसके बारे में भी कि जैसे अखबार में छपा है ना कि
रेडियो पर आज हाँ कार्यक्रम बहता पानी निर्मला, वार्ताकार अरविंद कुमार थे। तो आप समझ रहे हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि अखबार में एक लाइन में छपा हुआ है तो कितना खुशी होती थी। तो मुझे ही कोई ना कोई बताता था, अरे भाई चाय पिलाता हूँ तुमको, देखो तुम्हारा नाम छपा हुआ आज अखबार में, है ना। सर कृषि पे भी आपने इतना अच्छा, इतना लंबा काम रहा है। एक सवाल मेरे मन में है कृषि को लेकर के कि जैसे कृषि एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी राष्ट्र के पूरी योजना में कृषि को कभी भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। फूड सिक्योरिटी हमें चाहिए ही चाहिए। अभी आजकल का जो यूथ है, जो हम सभी लोग हैं, तो एग्रीकल्चर की तरफ से थोड़ा रुझान हमारा हट रहा है। अब जापान जैसे देश हैं जहाँ पे तकनीकी पक्ष बहुत मजबूत है, तो शायद जहाँ पे ह्यूमन इंटेंसिव जहाँ पे रोल है, वो तकनीकी के माध्यम से उसको मेक ओवर कर सकते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में तकनीकी पक्ष उतना सबल नहीं है, और जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एग्रीकल्चर की तरफ जाना नहीं चाहता। तो इसको कैसे देखते हैं फिर, हम कैसे निपटेंगे फिर? देखिए क्या है कि हमारी जो खेती है ना, उसमें आज भी मतलब परसेंटेज घटा है, लेकिन एवरेज 65-67% लोग अभी भी खेती पर निर्भर है। ठीक है ना। अर्बनाइजेशन हो रहा है लेकिन इतना नहीं हुआ जैसा और बाकी जगहों पर हुआ। तो और खेती में संकट किस बात का है कि अमेरिका में, या आप जापान की बात कर रहे हैं, ये सब इनके पास ये टेक्नोलॉजी के हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गए हैं। ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या है कि हमारी जो लैंड होल्डिंग से छोटी होती जा रही है। ठीक है ना। मेरे पिताजी के पास अगर 20 एकड़ रही होगी, तो हम अगर 4 भाई हैं तो आप सोच लीजिए कि कितना, और लगातार कम होता चला जाएगा। आज़ादी के बाद इतना साल हो गया, चौथी पीढ़ी आ चुकी है, 5वीं, है ना। तो ये लगातार जो कम हो रहा है, और जितनी छोटी होगी ना स्मॉल होल्डिंग, वो अनुत्पादक होंगी। तो उसका रास्ता क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग, जो कि चाइना में, रसिया में, वो जिसका उसका इम्पैक्ट दिखा है। ठीक है। वो यहाँ है नहीं, यहाँ साझे की खेती तो होती नहीं, साझे के कारोबार में भी लोगों को दिलचस्पी नहीं है। लेकिन नेहरू जी कहते कहते मर गए, कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं हुई। ठीक है। सफल नहीं रही यहाँ। तो अब ये है कि सरकार का, और जो तरीके भी है ना, अभी आज के तारीख में देखेंगे, पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर आप देखेंगे, तो जिसको आप फूड सिक्योरिटी कह रहे हैं, फूड सिक्योरिटी क्या है? फूड सिक्योरिटी में तो मैं किसान हूँ, अपने लिए अनाज रख लिया, लेकिन बाकियों के लिए भी। तो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और उधर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, यही ऐसे राज्य हैं जो कि इस देश की फूड सिक्योरिटी को संभाले हुए हैं। इसलिए कि इतना पैदा कर देते हैं कि बाकी लोगों को जो 5 किलो अनाज मिल रहा है ना, इसमें इन्हीं का योगदान है। लेकिन समस्या क्या है? सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ, उसमें हरियाणा और पंजाब की भागीदारी रही। क्यों? इसलिए कि किसान अब आज के तारीख में, जबकि दुनिया इतनी चमक दमक में जा रही है, वो गेहूं और चावल पैदा करने का कारखाना नहीं बनना चाहता, अपने को बनाना चाहता, और उसके बच्चों को भी चाहिए बेहतर लाइफ। ठीक है ना। कैसे बढ़ी है वहाँ की भी सामान्य अपेक्षाएं बढ़ी हैं। मशीनीकरण यहाँ तेजी से नहीं हो रहा, धीरे धीरे, लेकिन मशीनें आई हैं तो उन्होंने खेती की लागत को बढ़ाया है। और जो लागत बढ़ाई क्योंकि निजी मशीनें आई हैं ना, ट्रैक्टर आया है, तो आप उठा के देख लीजिए, ट्रैक्टर बनाने वालों के 50 उत्पाद हैं, मतलब जो आपको खरीदने पड़ेंगे एक एक। लेकिन इन्होंने कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई कि औरत का काम कम कर दे। औरतों से जुड़े हुए जितने भी काम खेती में, वो एजीटी है अभी भी। ठीक है ना। आप कैसे? क्योंकि धान को जो रोपने की मशीन नहीं, उन्होंने ऐसी मशीन नहीं बनाई जो आसान हो। आप उठा के देखिए पूरी धान। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, या उठा के चाय की पत्ती को तोड़ने की ऐसी मशीन नहीं बनाई है, औरतें तोड़ रही हैं, या बहुत ज़्यादा। तो इसलिए किसी कॉरपोरेट की दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत सरकार खेती को एक नज़रिए से देखती है। ठीक है ना। बड़े लोगों की खेती के तरीके अलग हैं। हमारा अमेरिकन फार्म है नहीं कि हजारों एकड़ के फार्म है। तो अभी चाहिए थी, जो नीति बननी चाहिए थी कि आप बाकी सब चीज़ें करें, लेकिन छोटा किसान आपके नीतियों के केंद्र में हो। आप पीएम किसान सम्मान निधि दे दी आपने,
वो अगर टैक्स पेयर या बड़े बड़े जो है आप देख लीजिए कि अगर वो 100 एकड़ के किसान को भी मिल रही है तो उससे और बाकी को मिल, तो ये जो योजनाएं चल रही है ना, इन योजनाओं को जब तक आप केंद्रित नहीं करेंगे छोटे किसान को तब तक, और छोटे किसानों के समूह नहीं बनाएंगे। अभी क्या है, कुछ चीज़ें बनी जैसे ये पीओ है, ये पीओ पे आप जब भी आप स्टडी करोगे तो पाओगे कि पीओ पर ताकतवर लोगों ने कब्जा कर लिया है। जो भी योजनाएं आ रही है ना वो ताकतवर लोग लेके जा रहे हैं। तो छोटा किसान केंद्रित अगर आपकी 86% छोटे किसान है, ठीक है ना, तो उन पर केंद्रित। और रही बात ये, देखिए किसान जो है ना, आने वाले समय में अगर आपको फूड क्राइसिस कहीं पैदा होती है कल को, तो आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप 140 करोड़ हैं इस समय, आप कोई भी चीज़ मंगाना होगा ना तो दुनिया में वो डाउन हो जाएगा वो। तो इसलिए ये बहुत तो सीरियस, इसलिए बहुत सीरियस है। आपके पास सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में क्या है, बीटी कॉटन आपके पास आया, ठीक है ना, आप उठा के देख लीजिए, आपका बीटी कॉटन पिछले 10 सालों से वो स्थिर है, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है। और उस बीटी कॉटन में इतने ज़्यादा फेक सीड वाले लोग आ गए हैं, ये जो फेक की इंडस्ट्री है ना ये बंद नहीं हो रही है। सो उसका ये था कि भाई आप अगर 1000 रुपया जुर्माना होगा तो फेक सीट तो नहीं रुक सकती, तो आप उन पर अटैक करो। तो मुझे लगता है कि अभी क्या है, आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो सबसे मजबूत कृषि मंत्री है, सबसे कमज़ोर कृषि मंत्रालय है, इसके बाद कुछ नहीं है आज की तारीख में। आज के 10 साल पहले जो कृषि मंत्रालय था, फूड प्रोसेसिंग भी उसके पास था, कोऑपरेशन भी उसके पास था, ठीक है ना, और अगर आप उठा के देखो पशुपालन भी उसके पास था, पोल्ट्री भी थी, मतलब ये सारी चीज़ें थी। आज ये सब निकल चुका है, आज ये खेती में है ही नहीं। फर्टिलाइजर पहले निकल चुका है, सिंचाई पहले निकल चुका है, और भारत सरकार में 16 मंत्रालय हैं जो खेती से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब अभी आप खबर उठा के देखोगे तो खाद तक नहीं दे पा रहे हैं आप। तो मुझे लग रहा है कि खेती जो है ना वो ऐसा विषय है जिसपे भारत सरकार को अब समय आ गया है कि उसको टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो नीति निर्माताओं को चाहिए कि वो सोचें कि 67% लोग अभी डिपेंड है उस पर। और जो आप कह रहे थे खतरा खेती में क्या है कि नई पीढ़ी क्यों आएगी भाई, उसके बाद अगर जीने भर का भी मौका नहीं है तो नई पीढ़ी क्या चाहती है, कहती है साहब हम चाय बेच लेंगे जो है बाहर जाके, मुंबई में टैक्सी चला लेंगे हम। आप उठा के आप स्टडी करिए ना यहीं नोएडा में, तो आप पाएंगे कि ऐसे बच्चे आपको ऑटो चलाते हुए मिलेंगे जिनके घर में 10-12 बीघे ज़मीन है, आपको यहाँ मिल जाएंगे। अपने यहाँ नहीं चलाएंगे वो, क्योंकि अपने यहाँ उनको वैसा लगेगा, ठीक है ना। और स्वामीनाथन जी ने 2 बातें कही थी जो जिसको मैं कह के, क्योंकि उनका 100 साल होने जा रहा है और वो बहुत उनका ग्रीन रेवोल्यूशन में उन्होंने कहा था कि भविष्य उनका नहीं होगा जिनके हाथ में बंदूकें होंगी। फ्यूचर जो है ना दुनिया का, उनका नहीं होने वाला जिनके पास तोप है, बंदूक है, ड्रोन है, सैटेलाइट जो भी है आपके पास, बल्कि उनका होगा जिनके हाथ में अन्न है, ठीक है ना। दूसरी चीज उन्होंने कही थी कि खेती को अगर बचाना है आपको तो नई पीढ़ी को खेत पर रोकना होगा। ये दोनों बहुत चिंताजनक हुआ है। और मुझे लग रहा है कि ये जो खेती है ना, क्योंकि देखिए मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक द्वीपों पर कैसे कैसे हालत देखा हमने। इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है कि फर्रुखाबाद सबसे ज़्यादा, आपको मालूम होगा फर्रुखाबाद पास में ज़्यादा दूर नहीं है, कंट्री का 9 से 10% आलू यहीं पैदा होता है, ठीक है ना। और जैसे ही उनका आलू आता है ना तो अभी आप 20 रुपये में खरीद रहे हैं तो फर्रुखाबाद का आलू 25 पैसे में हो जाएगा 1 किलो। तो आप मुझे बताइए 25 पैसे में अचानक। तो सरकार को एक ही काम करना है, भैया आपको पता है कि ये आलू आपका 3 रुपये किलो पड़ रहा है किसानों का, तो आपको एक ऐसा कानून बनाने की ज़रूरत है कि आप एक हो कि साहब अगर कोई 4 रुपये से कम में आलू, तो क्या है कि पूरा बाजार पर किसान तो है ही नहीं खड़ा कहीं। किसान बाजार का मारा हुआ है और कोई सरकार जो भी आई सरकारें वो किसान के लिए बाजार नहीं दे पाई है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप चले जाइए गांव में, किसी भी गांव में चले जाइए, आप
मान लीजिए टीचिंग में है, गांव में कोई टीचर है, कोई और किसी परिवार में, किसी के घर का कोई सदस्य अगर काम कर रहा है बाहर, उसको छोड़ दीजिए, केवल खेती पर निर्भर अगर व्यक्ति मिलेगा ना आपको, तो पता चलेगा कि 15 साल से उसके घर की पुताई नहीं हुई। तो ये क्या चीजें दिख नहीं रही क्या नीति निर्माताओं को? तो इसलिए मुझे लगता है कि खेती को, आखिर में कहूँगा कि खेती को क्षेत्रीय आधार पर उसकी ताकत को नए सिरे से संवारने की जरूरत है। अगर इलाहाबाद का अमरूद जो है दुनिया में के बाजार को में बिक सकता है, नागपुर का संतरा बिक सकता है, तो आप नोएडा में संतरा मत पैदा करो, आप नागपुर के संतरे को प्रमोट करो। बात समझ रहे हैं? क्योंकि नोएडा में नागपुर का संतरा नहीं पैदा हो, ठीक है ना? तो ये करने की जरूरत है सर। मैं अभी समय को देखते हुए एक आखिरी सवाल लूँगा। आपका बहुत व्यापक अनुभव है, बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से आपका बिल्कुल निजी से आपका रहा है, तो लिस्ट तो बहुत लंबी है जिनसे आपके संबंध रहे, लेकिन मैं कुछ नेताओं के बारे में एक टिप्पणी लेना चाहूँगा। समय होता तो शायद मैं कुछ कहानियाँ भी पूछता। सबसे पहले तो मैं वीपी सिंह प्रधानमंत्री रहे, उनके बारे में आपकी टिप्पणी चाहूँगा। देखिए, उनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और बहुत यात्राएं की हैं उनके साथ। कभी कभी क्या होता है कि एक व्यक्ति एक परिवर्तन का कारक बन जाता है, उनको ऐसे मौके मिले, और कभी कभी एक फैसला उनको राजनीतिक तौर पर बहुत नुकसान पहुंचा देता है। अभी देखा होगा आपने कि स्टालिन ने एक प्रतिमा लगवाई, ठीक है ना? वो उनका जब मूल्यांकन हो रहा है तो दो धाराओं में हो रहा है। एक धारा है जो एंटी मंडल है, जो उनको कहती है कि नहीं, इन्होंने हमारा अपर कास्ट का सत्यानाश कर दिया, है ना? दूसरी धारा ये है कि वो मानती है कि सामाजिक न्याय के तो जो भी रहा वो उनको, वो जो है, अगर राजनीति में नहीं होते तो बहुत बड़े राइटर होते। अगर आप उनकी राइटिंग को पढ़ेंगे तो इतनी पावरफुल है, और उनकी जो चिट्ठियां वगैरह है, मतलब उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया जब, उसके बाद एक रविवार में एक पीस लिखा है, कभी मौका लगेगा तो मैं आपको शेयर करूंगा लोगों को। उन्होंने ये कहा कि अरे मैं क्या कर रहा था भाई, मैं तो किसी की कोई मदद ही नहीं कर पा रहा था। कोई आदमी एप्लीकेशन लिए खड़ा है, मैं ऑर्डर कर दे रहा हूँ कलेक्टर को, और मुझे ऐसा लग रहा काम हो गया, उसको वो भटक रहा है। तो उनका जो है, उनकी पोएम बहुत ताकतवर है, और उनकी आर्ट, उनका जो आर्ट है ना, मतलब आर्ट वर्क जो है ना, स्केचेज वगैरह क्या शानदार बने हैं जो है। और छोटा सा है ना उनका, जब एक है 3 लाइन है कि कौन नहीं करता है वाइट से ब्लैक, कुछ करते हैं हिसाब से, कुछ करते हैं खिजाब से। उनकी जो लाइंस है ना, अगर आप उठा के देखेंगे, मतलब पॉलिटिक्स पर भी उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं। तो उनके साथ क्या है, देखिए क्या है कि नेताओं में बहुत सारे, एक कविता जी, तुम मुझे क्या खरीदोगे, मैं खुद मुफ्त हूँ। हाँ, एक उनका है कि जब अपनी ही पहचान बनाने में सब लगे हों तो फिर जान पहचान कैसे? हाँ, जी जी। एक ही रात में बांट लिया है आकाश, है ना? तो वो जो है ना, वो बड़े, क्योंकि क्या था कि वो बड़े एक बहुत सेंटिमेंटल टाइप के आदमी थे वो। और राजनीति में क्या होता है कि आपको बहुत, अगर आप समय के साथ नहीं हैं, बहुत ये उन लोगों के लिए फील्ड है नहीं। और इसीलिए मैं बताऊं ना आपको कि मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर, मेरा आज के कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में अधिकतम लोगों से, या जो भी 80 के बाद है, बड़े बड़े लोगों से साबका रहा। लेकिन मैं कभी भी जिसको आप ये कहोगे, बहुत सारे लोगों से बड़ी अंतरंगता रही, मिलना जुलना हो रहा, वो खुद बुलाते रहे। लेकिन एक दोस्ती केवल राजेश पायलट से थी जी, क्योंकि उनके साथ क्या था कि हम नहीं भी वो करें, सैटरडे को फ़ोन करते थे वो, और हर हाल में बुलाते थे, अरे भाई क्या कर रहे हो। जबकि मैं उनके खिलाफ लिखा हूँ बहुत, उनके खिलाफ बहुत लिखा हूँ। और एक तो मैंने एक पीस संडे को लिख दिया था अमर उजाला में, वो और बलराम जाखड़ दोनों नाराज हो गए थे, है ना? मैंने लिखा था कि वो पायलट के लिए लिखा था कि वो केवल किसानों की सभाओं में जाने के लिए पगड़ी पहनते हैं, और राजेश और बलराम जाखड़ ऐसे किसान नेता हैं जो कि जून में भी उनका कोट पहने दिखते हैं। बात समझ रहे हैं? तो वो इतना फिर उसमें अजय रंजू हमारे साथ काम करते थे, तो उनको बुलाया, फिर अरे भाई देखो अरविंद ने किया, फिर एक इंटरव्यू उनका हुआ, तो वो पगड़ी फिर हुई। सर, रज्जू भैया के बारे में, जो आरएसएस के, देखिए राजनीति में
मैंने रज्जू भैया के बारे में तो मैं तब से जानता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। और रज्जू भैया के जो शिष्य थे वो प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र कुमार सिंह गौड़, एक केंद्र में एचआरडी मिनिस्टर बने, दूसरे राज्य में उत्तर प्रदेश में। तो वो जो दौर रहा ना उन लोगों का अपना वैचारिक पक्ष जो भी हो, मैं सहमत हूँ असहमत हूँ वो अलग चीज़ है, लेकिन वो उनको जब भी मैं उनसे कम से कम 25 बार का मुझे याद है दिल्ली में मुझे मिला, कभी उनके पीछे कोई ताम झाम नहीं था। अचानक आए, कोई ना सिक्योरिटी ना सिपाही भी नहीं, कोई नहीं भाई, आप आश्चर्य करोगे। और उनसे आप खुल के बात कर सकते थे किसी भी विषय पर, है ना। अब जो है वो नहीं है, उस तरह की चीजें ही नहीं है। रज्जू भैया के साथ तो मैं इलाहाबाद से जानता ही था, तो जिनको मैं इलाहाबाद से जानता था वो उनके लिए मुझे मिलना और आसान था। लेकिन मैं जब अब तुलनात्मक अध्ययन करता हूँ ना बहुत सारे लोगों का, तो मुझे लगता है भाई, जैसे एक और नाम याद आता, प्रोफेसर एनजी रंगा। वो 10 टाइम MP रहे, 10 टाइम 10 बार पार्लियामेंट के मेंबर रहे। PM सईद, ठीक है, वो भी 10 बार पार्लियामेंट के मेंबर रहे लगातार। आप सोच लो, पहली पार्लियामेंट में रहे जो है एक और नॉर्थ ईस्ट के थे। इन सब लोगों से मिलने पर ऐसे लगता था कि ये लोग ज्ञान के भंडार हैं, पब्लिक के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। और मैं बताऊं कि इनके साथ इनका जो सईद साहब थे, एक आदमी जो 7 चुनाव में उनके खिलाफ लड़ा, उसकी तबीयत खराब हुई तो वो उसको ले आए यहाँ, खुद ले आए हैं। आप इमेजिन कर सकते हो आज की राजनीति में, आज की राजनीति में अगर आपके खिलाफ कोई 7 चुनाव लड़ेगा, दुश्मनी हो जाएगी भाई, पता नहीं कितने लोगों के मर्डर। वो आदमी खुद ले आया, रोज एम्स देखने जाता था, और उसकी डेथ हो गई। तो वो आदमी स्पेशली जाकर के लद्दाख, वो लक्षद्वीप में लेके गए, है ना। सर मुझे ऐसा लगता है कि आप जितनी सारी कहानियां हैं और जितनी सारी बातें हैं, हम एक विषय को एक पॉडकास्ट में ले सकते हैं। एक पॉडकास्ट जो घंटे भर का पॉडकास्ट हमने सोचा है, उसमें ये बहुत सारी बातें तो नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी बतरस में आप मेहमानों के श्रृंखला में आप पहले पत्रकार हैं, और बतरस बहुत ही आभार व्यक्त करता है। और जो एक विस्तृत अनुभव है, जो हमने बातें की हैं लगभग 80 के दशक से लेकर के आज तक के दशक तक की जो यात्रा है, हमने कई पड़ावों को कवर किया है, और इस तरह से हमने समझा है कि पत्रकारिता में प्रिंट आज भी इतना अहम है। और शायद जैसा आप कहते हैं कि दोबारा एक दौर आएगा जहाँ पे प्रिंट पत्रकारिता फिर से रीस्टेब्लिश होगी। सर, इन्हीं शब्दों के साथ बतरस में मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत आभार आप सबको।